नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक नया धमाकेदार सेशन में। यही विज्ञान शास्त्र पाठ। मैं हूँ आपका होस्ट नीला फ्रॉम आईआईटी दिल्ली और आज लेकर आया हूँ कि एक वन शॉट वीडियो जो कि है 11 नेम रिएक्शंस फ्रॉम द चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। और हाँ, सिर्फ रिएक्शंस नहीं बल्कि जो कॉन्सेप्ट्स उनके पीछे छुपे हैं उनके भी आज राज खोलने वाले हैं। तो दोस्तों सीट बेल्ट बांध लो, दिमाग की गियर लगा लो और तैयार हो जाओ एक और जबरदस्त सेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखने को मजेदार और असरदार बनाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर। मैंने देखा हो अल्कोहल एंड फिनॉल्स और ईथर्स में जो 11 है, 11 नेम रिएक्शन से सही है। तो 11 नेम रिएक्शंस में जितने भी नेम रिएक्शन है हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला जो नेम रिएक्शन आता है वो है हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन। अब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में सीधा मुद्दा क्या है? सीधा मुद्दा ये याद रख लेना कि कोई भी एल्कीन है, मतलब एक आर सी एच टू ऐसे मान लो। तो इसके ऊपर जब बेस थ्री टी एच एफ फर्स्ट स्टेप में और सेकंड स्टेप में, मतलब वो इसके साथ तो OH माइनस डाल ही रहे हो। और सेकंड स्टेप में जब हाँ OH माइनस डाल रहे हो तो क्या हो रहा है? आर, और इस पोजीशन में मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की वजह से, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करके 1 डिग्री पोजीशन, मतलब जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उस मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा है और OH इस पोजीशन पे लग रहा है, बल्कि इस पोजीशन में। तो मैकेनिज्म क्या होता है? मैकेनिज्म थोड़ा एक बार देख लेते हैं। तो मैकेनिज्म में क्या होता है? पहले ये एल्कीनी, नॉर्मल एल्कीनी CH3 तुम R1 R2 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो R1 R2, देखो R1 R2 है, ये है हम लोगों का एक एल्कीन। इसके ऊपर तुम दे रहे हो BH3THF, BH3THF। तो BH3THF कैसे होता है? BH3THF ऐसे, मतलब पहले तो R1 R2 को लिख लेता हूँ। अब इसके नीचे क्या आता है? हाइड्रोजन और BH2। ठीक है। अब जो इसका एल्कीन था ये इधर आता है, इधर आता है। तो एक फोर मेंबर एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट खड़ा कर देता है। 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट ये आ जाता है। ये आने के बाद क्या होता है? ये ऐसे एक बॉन्ड बना लेता है सीधी सीधी। तो बॉन्ड बनाने के बाद ये बॉन्ड स्ट्रांग होता है और ये टूट जाता है। टूटने के बाद होता क्या? R1 R2, और ये हाइड्रोजन आ गया, इधर CH2 और इधर BH2 आ गया। अब देखो एक बोरॉन में क्या होता है? बोरॉन का वैलेंसी तुझे भी पता है कि बोरॉन का वैलेंसी 3 है। बोरॉन का 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है। अब तीनों के जगह एक तो एल्किल ग्रुप आ गया। अभी भी 2 हाइड्रोजन खड़ा है ना। तो इस दोनों हाइड्रोजन की जगह पे ना, इस दोनों हाइड्रोजन में दूसरे पेन से दिखा देता हूँ यार। हाँ, दोनों हाइड्रोजन की जगह फिर से एक एल्किल ग्रुप आ जाता है और इधर भी फिर से एक एल्किल ग्रुप आ जाता है। तो जो फॉर्म होता है वो फॉर्म होता है R3 बोरॉन। R3 बोरॉन, मतलब ये जो Br3 ये फॉर्म हुआ, ये R3 बोरॉन फॉर्म होता है। अब R3 बोरॉन के ऊपर क्या होता है? इसके ऊपर अटैक करता है OOH माइनस। OOH माइनस कहाँ से जनरेट हुआ? ये जो हम लोग देते हैं ना OH माइनस, इसके साथ क्या देते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2 है, और उसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2O2 मिला के NaOH क्या करेगा? एक हाइड्रोजन को खा लेगा। बचेगा क्या? OOH माइनस। अब ये OOH माइनस जाके बोरॉन के ऊपर अटैक करता है। तो बोरॉन R3 और OOH ये आता है। अब इसके बाद क्या होगा? ये R इधर चला जाता है। इधर जाने के और बोरॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि 4 बॉन्ड हो गया। इधर आता है तो वैलेंसी को ठीक सही करने के लिए R बोरॉन, एक R रहा और एक ऑक्सीजन आया, और इधर से OH माइनस निकल गया, एक OR। ऐसे ही 3 बार होता है। ऐसे 3 बार होने से क्या होगा? ऐसे 3 बार जब होता है तो बोरॉन के बगल में OR और OR, तीनों बार OR आ गया। देख लो इधर मैं दिखा देता हूँ कि ये तो ये इस सब तक तो मैंने दिखा दिया, OH माइनस जुड़ा। फिर क्या होगा? फिर से एक इधर जो R है ये फिर से OH माइनस अटैक करेगा, OOH माइनस अटैक करेगा इधर। OOH माइनस अटैक करता है, फिर अटैक करने के बाद फिर से एक R इधर दब जाता है, इधर चला आता है। फिर ये एक R बच रहा है, फिर OOH माइनस अटैक करता है, फिर एक R आता है, फिर लास्ट में ये बन रहा है BOR OR। इसके बाद वाटर आता है, वाटर आके OR को भगा देता है, भगा के BOH3, ये तो बोरिक एसिड बन गया, और ROH। और सीधा मुद्दा है कि अल्कोहल बनता है, और वो किस हिसाब से बनता है? एंटी मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल।
ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से चलता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, ऑक्सीमार्क्यूरेशन डिमार्क्यूरेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में जैसे कि उल्टा होता है सब कुछ, ऑक्सीमार्क्यूरेशन डिमार्क्यूरेशन में मार्कोनिकॉफ एडिशन ही फॉलो होता है। मार्कोनिकॉफ एडिशन, ठीक है। मार्कोनिकॉफ मतलब जहां पर लेस नंबर ऑफ कार्बोकेटाइन, लेस नंबर मतलब जहां पर स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाता है उधर हो जाता है। तो पहले तो रिएक्शन देख लो, जैसे कि मैं अगर दिखाऊं कि ये एक एल्कीन है, इस एल्कीन के ऊपर अगर हाइड्रोमार्क्यूरेशन मतलब ऑक्सीमार्क्यूरेशन डिमार्क्यूरेशन कराया, Hg2+ भी हो सकता है, ऐसे भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। मार्करी का एक सॉल्ट है, तो इससे बनता क्या है, इससे इससे क्या बनता है, हाँ, और ये फर्स्ट स्टेप है। और सेकंड स्टेप में क्या है, NaBH4 एज ए रिड्यूसिंग एजेंट देगा। इसलिए ऑक्सीमार्क्यूटेशन डिमार्क्यूटेशन, पहले ऑक्सीडेशन होता है फिर रिडक्शन होता है। और बनता क्या है, जहां पर मार्क मतलब मार्कोनिकॉफ रूल से मार्कोनिकॉफ रूल लगाओगे तो इस पोजीशन पे ही आएगा, और एंटी मार्कोनिकॉफ मतलब इस पोजीशन। ठीक है। आप देखते हैं मैकेनिज्म, थोड़ा सा देख लो इसका मैकेनिज्म, थोड़ा सा मतलब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का भी इंपॉर्टेंट है। ये पूछ सकता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में कि एक बोरॉन से कितना आर ग्रुप जुड़ता है, तो 3 आर ग्रुप जुड़ता है एक बोरॉन से। और ऑक्सीमार्क्यूटेशन डिमार्क्यूटेशन में ऐसा कुछ खास नहीं होता। जैसे मैंने बोला Hg2+ भी दे सकते हैं, HgOH2 भी दे सकते हैं। तो ये क्या करेगा, ये एक नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन फॉर्म करेगा। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, ठीक है। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो जाएगा, तो क्या होगा, ये था कार्बो का एल्किन, इसके ऊपर आएगा HgOAc2, ठीक है। ये आया तो क्या हुआ, ये था, ये एक Hg2+ के साथ एल्किन मतलब डबल बॉन्ड, ये 3 मेंबर्ड का एक रिंग बनाएगा। एक तो ओएसी भाग गया और एक ओएसी रहेगा, ठीक है। ये जो बनाना, इसके अंदर रहता है पॉजिटिव चार्ज, मतलब मरकरी का जो चार्ज होता है, तो यही होता है अब हम लोगों का नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। अब नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल तो नहीं है, जैसे मतलब स्टेबल नेचुरल कार्बोकेटाइन होता है। तो क्या होता है, इसके बाद वाटर आता है। वाटर कहाँ पर अटैक करेगा, वाटर अटैक करता है मोर हिंडर्ड पोजीशन पे। मोर हिंडर्ड पोजीशन पे अटैक कर देता है, मोर हिंडर पोजीशन पे अटैक करता है, तो क्या होगा, ये आएगा तो ये इधर से खुल जाएगा, इधर आएगा OH, और इधर ऐसे आके मारकरी, मारकरी और उससे OAC जुड़ा हुआ है, ठीक है। और वाटर अटैक किया तो OH2+ आएगा, OH2+ आएगा, फिर क्या होगा, फिर एक वाटर आएगा, इधर से हाइड्रोजन को ले लेगा, हाइड्रोजन लेके इसको OH में कन्वर्ट कर देगा, इसको OH में कन्वर्ट कर दिया, और ये HgOAc हो गया। इसके बाद क्या आएगा, NaBH4 आएगा। NaBH4 आके क्या करेगा, ये डिमार्क्यूटेशन स्टेप करता है। अब जब NaBH4 का स्टेप है ना, ये लगभग जाता है ना फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, इतना मतलब ये बस याद रख लेना कि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से आता है। कैसे आता है वो बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है, उतना जानने का जरूरत भी नहीं है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ये तोड़ दो, सीधी बात है, ये तोड़ दो, और तोड़ने के बाद ये लगा दो, एक हाइड्रोजन लगा दो, एक हाइड्रोजन, ये तो हाइड्रोजन था ही था इसमें, ठीक है। तो यही बन गया ऑक्सीमार्क्यूरेशन डिमार्क्यूरेशन। यही डिफरेंस है कि अगर तुम्हें डिफरेंस पूछे कि और ऑक्सीमार्क्यूरेशन डिमार्क्यूरेशन और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में डिफरेंस क्या है, मतलब जो अंतर है, अंतर एक ही बात का है कि ये ऑक्सीमार्क्यूरेशन डिमार्क्यूरेशन जाता है मार्कोनिक ऑफ एडिशन, मार्कोनिकॉफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डिफरेंस आ जाता है और इसमें फंसाते हैं लोग। तो ऑक्सीमार्क्यूरेशन डिमार्क्यूरेशन का मार्कोनिकॉफ स्टेप से चला जाता है, और हाइड्रोबोरेशन का एंटी मार्कोनिकॉफ। इसके बाद आते हैं हम लोग पिनाकोल पिनाकोल रीअरेंजमेंट। पिनाकोल पिनाकोल रीअरेंजमेंट से सीधा तो नहीं आएगा मुझे नहीं लगता, पर जो आएगा वो आता है कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी में घुमा के। तो पहले पिनाकोल से हमको पिनाकोलन में बनाना है, तो क्या होता है, H+ एसिड आता है। तो अगर H+ एसिड दोगे तो ऑक्सीजन का लोन पेयर आएगा, अटैक करेगा। अब देखो कौन सा ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा, जो कि ऑक्सीजन का लोन पेयर ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच lone pair of OH will attack the H+ acid, ठीक है। ये सीधा एसिड एसिड पर अटैक कर दिया, तो R1 C R2 OH था, इसके ऊपर कार्बन के ऊपर OH2, ये OH2+ में बदल गया, ठीक है। और इसके साथ R3 और R4 ग्रुप था। अब इसके बाद क्या होगा,
इस OH2 प्लस को निकलने हैं। इसको निकालने के लिए क्या होगा, इस ऑक्सीजन का जो बगल वाले OH है ना, तो इसका लोन पेयर जाता है R1 और R2 में से, जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सेकेंड, जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड अच्छा है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जिसका अच्छा है, जिसका अच्छा है, वो क्या होता है, वो इधर आएगा, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, OH2 प्लस को निकाल देगा, वो अल्फा कार्बन पे चला जाता है, वो अल्फा कार्बन पे चला जाता है। और माइग्रेटरी एप्टीट्यूड अब सबको पता है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ये क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, फिर फिनाइल होगा, फिर आता है तेरा CH3 या एल्किल। ये याद रख ले, इससे हो जाएगा। तो इस R1 अगर मैं बोलूँ कि R1 माइग्रेट होता है, R1 माइग्रेट हो गया, R1 अगर माइग्रेट हो गया तो बचा क्या, R2 बचा, इधर O प्लस H हो गया, और इधर आके कार्बन पे R3 R4 R2, ठीक है, ये होता है। फिर क्या होगा, फिर वाटर है, वाटर इधर से एक ले लेता है, इसको सेटिस्फाई करता है, और ये जो फॉर्मेशन होता है ये बोलते हैं हम लोग पिनाकोलोन R2। तो इसलिए नाम है, पिनाकोल से पिनाकोलन फॉर्मेशन हो रहा है। पिनाकोल में क्या है, पिनाकोल में, और ये जो एसिड है ना, ये डाइल्यूट, मेनली डाइल्यूट H2 से बड़ी होता है, मतलब कुछ भी एक एसिडिक सोर्स दे सकते हैं, मेनली डाइल्यूट H2 से बड़ी यूज किया जाता है। पिनाकोल में दो कार्बन पे, मतलब जीरो एंड अल्फा पोजिशन या फिर अल्फा बीटा बोल सकते हैं, अल्फा बीटा पोजिशन में OH OH प्रेजेंट हो, और इधर अगर देखेगा तो ये एक में डबल वन कार्बोनिल, मतलब डायरेक्टली कीटोन फॉर्मेशन होता है। कीटोन फॉर्मेशन मतलब कार्बोनिल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, ज्यादा बेहतर होगा कार्बोनिल फॉर्मेशन बोलना, क्योंकि एल्डिहाइड भी हो सकता है, मगर ज्यादातर एल्डिहाइड नहीं होगा, क्योंकि उधर सीधी बात है, हाइड्रोजन उधर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड अच्छा है तो हाइड्रोजन ही चला जाता है, तो कार्बोनिल में भी कीटोन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। ये पिनाकोल पिनाकोल अरेंजमेंट था। इसके बाद चलते हैं एस्टरीफिकेशन रिएक्शन में। ये तो सबसे आसान है कि एस्टरीफिकेशन रिएक्शन क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक के ऊपर अल्कोहल दिया जाता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल है, तो क्या होगा पहला स्टेप में, मतलब तुझे एस्टर बनाना है। एस्टर क्या होता है, जैसे कि पहले तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन था, वो हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होकर जब R ग्रुप आ जाता है, उसको कहते हैं हम लोग एस्टर ग्रुप। अब एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में ना एक बात बहुत अच्छे से याद कर लेना कि एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में जितने भी स्टेप्स होता है ना, वो रिवर्सिबल स्टेप्स होता है, हर एक स्टेप्स रिवर्सिबल स्टेप्स है, रिवर्सिबल रिएक्शन। ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि ली चैटेलियर प्रिंसिपल के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अब होता कैसे है ये देख ले, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा, पहले तो कार्बोक्सिलिक एसिड में ये होता है एस्टरिफिकेशन हाइड्रोलिसिस, थोड़ा सा एसिड का जरूरत होता है, एसिड का प्रेजेंस होता है। देखने में तो रिएक्शन बहुत आसान है, मगर इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा उल्टा सीधा है, इसलिए मैंने रिएक्शन को लिया। हर एक स्टेप रिवर्सिबल है। ऑक्सीजन का लोन पेयर पहले जाएगा, H प्लस के ऊपर अटैक कर देगा, तो क्या हुआ, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और हाइड्रोजन आया, OH। अब इधर ना जो R डैश OH है, क्या रॉक, हम्म, ROH है, ROH है, अल्कोहल है, वो जाता है और ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो बना है ना, ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इसके ऊपर अटैक कर देता है, तो क्या हुआ, ये तो OH में बदल गया, इसके ऊपर खुल के ऑक्सीजन के ऊपर, और इधर क्या हुआ, O R प्राइम H और पॉजिटिव चार्ज, और इधर OH, ठीक है। तब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये ऑक्सीजन का लोन पेयर ये इंट्रामोलिक्यूलर स्टेप करता है, इंट्रामोलिक्यूलर, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन ट्रांसफर। इसके बाद क्या होता है, ये होता है तो OH इधर है, और इधर OR डैश रहता है, और ये OH OH2 प्लस होता है। अब इसके बाद क्या होगा, फिर से ये आएगा, ये इधर से आएगा, और वाटर निकल जाएगा एज ए लिविंग ग्रुप, एज ए लिविंग ग्रुप, ये निकल जाता है, और बनता क्या है, ROOR, ये बन गया हम लोगों का एस्टर। तो एस्टर में ज्यादा कुछ खास याद रखने का नहीं है, कुछ सबको पता है कि इधर से, और अगर शॉर्टकट मेथड जानना है, शॉर्टकट में क्या करना है, शॉर्टकट देख ले कि ये तेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है, और कार्बोक्सिलिक के साथ ROH है, तो इससे क्या निकालना है तुझे, वाटर निकालना है, तो इसका वाटर निकाल दे,
मतलब माइनस वाटर कर दे, माइनस वाटर करने से क्या होता है, सीधा ओ आर डैश। मतलब ये सीधी बात है, कॉन्डेंसेशन रिएक्शन, कॉन्डेंसेशन रिएक्शन है। अगर कॉन्डेंसेशन रिएक्शन है तो थोड़ा सा हीट का भी जरूरत होता है, थोड़ा सा स्लाइटली हीटिंग का भी जरूरत हो जाता है, स्लाइट हीट। ठीक है, तो ये चला गया तेरा, चार रिएक्शन कंप्लीट हो गया, स्टरीफिकेशन रिएक्शन हो गया। अब शॉर्ट एनवायरनमेंट रिएक्शन बहुत आसान है। शॉर्ट एनवायरनमेंट रिएक्शन में क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, देख सोडियम हाइड्रोक्साइड पहले क्या करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे बेस रिएक्ट करता है, बेस होगा तो एसिडिक हाइड्रोजन को पकड़ेगा, और फिनॉल का हाइड्रोजन बहुत एसिडिक होता है, क्योंकि जो बनता है फिनॉल का हाइड्रोजन जाने के बाद ये फिनॉक्साइड आयन बनता है, फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन बनेगा, और ये कहाँ अटैक करेगा, एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर में, ये C6H5 COCl अटैक करेगा, क्लोराइड बाहर निकल जाएगा, O CO C6H5, एस्टर फॉर्मेशन होता है, एस्टर फॉर्मेशन, सीधी बात है, ऐसे एस्टर फॉर्मेशन बनाता है। अब ये फिनॉक्साइड आयन था, अब एनिलीन नहीं हो, एनिलीन, एनिलीन का भी क्या है, एनिलीन का भी एसिडिक हाइड्रोजन है, तो एसिडिक हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड इधर से इसको एसिडिक हाइड्रोजन लेता है, तो NH माइनस बनता है। अब NH माइनस भी सीधा अटैक करेगा C6H5 COCl पे, इसको भी क्लोराइड निकल जाएगा, क्लोराइड निकलने के बाद इसका भी एमीड फॉर्मेशन हो जाएगा, NOCO C6H5। इधर से क्या बनता है, इधर से तो बना एस्टर, और इधर से क्या बना, एमीड। ठीक है, यही था। और एसिड क्लोराइड के साथ अगर अटैक कर रिएक्ट करे, ROCl ROCl के सामने NH2 है, सेम रिएक्शन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, पहले एसिडिक हाइड्रोजन को खाएगा, तो क्या बनेगा, NH माइनस R डैश, और ये अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, क्लोराइड को बाहर निकाल देगा, तो RCONH डैश, ये बन रहा है एमीड। ठीक है, इस बार भी एमिड फॉर्मेशन होता है, एमिड फॉर्मेशन। ठीक है, ये इधर भी एमिड फॉर्मेशन होता है। तो ठीक है, यही था शॉर्ट एंड बाउमैन रिएक्शन, ज्यादा कुछ था नहीं शॉर्ट एंड बाउमैन रिएक्शन में। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे, वो की है डाउस प्रोसेस। और डाउस प्रोसेस में सीधा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड 6 to 8% सॉल्यूशन है। और ये याद रख लेना, डाउस प्रोसेस में टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, 350 डिग्री सेंटीग्रेड और 300 ATM, लगभग इसके आसपास सब कुछ हो जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जाएगा, इधर जाएगा, और क्लोराइड को इधर बाहर निकाल देता है। क्लोराइड को अगर बाहर निकाल दिया तो क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन था, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल निकल गया, और फिनॉल के बाद फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड तो पड़ा ही है, तो इसका हाइड्रोजन को खा लेता है, हाइड्रोजन को खा लेता है, तो फिनॉक्साइड आयन बनता है, फेनॉक्साइड आयन, फेनॉक्साइड आयन, फेनॉक्साइड आयन बनता है, और उसको काउंटर बैलेंस करता है सोडियम प्लस, सोडियम आयन काउंटर बैलेंस द ऑक्सीजन माइनस। ठीक है, O माइनस आता है, O माइनस के ऊपर तो HCl देगा, मतलब डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड मतलब प्रोटॉन सोर्स, प्रोटॉन सोर्स दे रहा है मतलब तो H प्लस दे रहा है, H प्लस और सामने O माइनस है, तो H प्लस के ऊपर अटैक करेगा, हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, तो सीधा फिनॉल फॉर्मेशन होता है, फिनॉल फॉर्मेशन, फिनॉल फॉर्मेशन होता है। तो डाउस प्रोसेस में बेसिकली होता क्या है, फिनॉल फॉर्मेशन होता है, फिनॉल बनता है। ठीक है, फिनॉल बनता है। ठीक है, यही था डाउस प्रोसेस, ज्यादा कुछ था नहीं डाउस प्रोसेस में भी। तो शायद 5 रिएक्शन हो गया ना, 1 2 3 6 रिएक्शन हो गया, और 5 रिएक्शन बचा है। इसके बाद चलते हैं हम लोग क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट आसान है, इसके भी इसमें बनता क्या है देख लो। बनता ये है कि जो बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर एल्किन आता है, नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन आता है, और थर्ड स्टेप में हम लोग एसिड देते हैं, क्या देता है, 10% H2SO4 और H3PO4। थोड़ा ये एसिड का सोर्स रहता है, और इस एसिड के सोर्स के बाद बनता है फेनॉल बन जाएगा, और एसीटोन बन जाएगा, एमी एमी। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में कलर थोड़ा चेंज कर लो, हाँ, तो ग्रीन ले लेता हूँ। इसके बाद पहले एल्किन दे रहा है, एल्किन प्रोपिन दे रहा है, ये प्रोपिन है CH3, हाँ,
तो प्रोपिन देगा, तो प्रोपिन के ऊपर तो H3PO4 का एसिड है, तो इसके ऊपर एसिड का सॉल्यूशन आएगा। एसिड के सॉल्यूशन पे कार्बोकेटन कहाँ फॉर्म होगा, इधर कार्बोकेटन फॉर्म होगा। अब बेंजीन है, बेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, बेंजीन अटैक करेगा कार्बोकेटन का सोर्स पे, तो ये फॉर्मेशन तो इजीली हो रहा है, तो ये फॉर्मेशन से तो दिक्कत नहीं है कोई। तो इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन क्यूमिन। ठीक है, इसके बाद क्यूमिन के ऊपर जब तो ऑक्सीजन देगा, तो ऑक्सीजन कहाँ इंसर्ट होता है, ऑक्सीजन इंसर्ट होगा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में। ठीक है, अब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इधर है, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में अगर इंसर्ट हो जाएगा, तो ये बेंजीन तो जैसे की था, बेंजीन ऐसे की था, और ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ये इंसर्ट हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम लोग देते हैं 10% H2SO4। 10% H2SO4 क्या करेगा, 10% H2SO4 सीधा इसको इस ऑक्सीजन के ऊपर ये अटैक करता है H+ के ऊपर। H+ क्योंकि ये सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक होता है। इसके बाद ये मतलब ये अटैक करके OH2+ बना लेता है, ओ OH2+। ये बनता है, ये बनने के बाद ये ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये इधर से निकल जाता है, निकलने के बाद जो अल्टीमेटली बनता है वो एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है, सॉरी 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 सॉरी, ये एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है। रीअरेंजमेंट रिएक्शन की वजह से तो बन गया। इसके बाद क्या होगा, जो OH2 है ना, OH2 क्या है, OH2 एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। ये OH2 क्या है, अच्छा लिविंग ग्रुप है, अच्छा लिविंग ग्रुप। ये अगर अच्छा लिविंग ग्रुप है तो क्या करेगा, ये फिनॉल क्या होता है, फिनॉल इधर से खुल के इधर अटैक करता है और H2+ को निकाल देता है। तो फिनॉल से क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीजन के बाद और ये पोजीशन इस ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूट गया, मतलब एमी था और एमी था, और इसके ऊपर आ रहा है पॉजिटिव चार्ज। इसके ऊपर अटैक करता है वाटर, वाटर इधर अटैक करके जो बनता है ये बना देता है ऑक्सीजन, एमी, एमी, OH, OH2+ बनता है। और इधर से क्या होता है, ऑक्सीजन फिर से इधर आता है और ये बॉन्ड टूट जाता है। ये बॉन्ड टूटने के बाद ये OH में बदल जाता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन ट्रांसफर होता है एक, और एमी, ऑक्सीजन, एमी, ये बनता है तेरा एसीटोन। तो याद क्या रखना है, देख बेंजीन से तुझे प्रोपेन तो बनाना, इधर इधर कार्बोकेटन फॉर्मेशन हो रहा है और ये स्टेप तो आसानी से हो रहा है। अब क्यूमिन जब बना लिया, क्यूमिन बनाने के बाद ऑक्सीजन इंसर्ट कर दिया, ऑक्सीजन इंसर्ट करने के बाद जो रिएक्शन होता है, सीधा याद रखना कि ये फेनॉल को, फेनॉल इधर से खुल के इधर आ जाता है, इधर इधर फेनॉल बना दिया और एसीटोन बना देता। ये लास्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो स्टेप 3 है, ये याद रख लेना, तीनों स्टेप में होता है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ये तीनों स्टेप इंपॉर्टेंट है। पहला दोनों स्टेप तो बहुत आसान है, स्टेप 3 थोड़ा सा एक बार याद रख लेना। अब आते हैं कोलवे स्मिथ रिएक्शन में। कोलवे स्मिथ रिएक्शन में एक तो इंपॉर्टेंट है कि इसमें सोडियम आयन यूज होता है, सोडियम प्लस आयन, सोडियम प्लस आयन क्यों यूज होता है देख लेंगे। सोडियम प्लस आयन करता क्या है, पहले तो फेनॉल के ऊपर, ये रिएक्शन क्या है, फेनॉल के ऊपर, फेनॉल में जब कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये क्या बनाते हैं, और थोड़ा सा एसिडिक फर्स्ट स्टेप में, और सेकेंड स्टेप में H2SO4 दे रहा है, एसिडिक कंडीशन, तो OH जो था उसका ऑर्थो पोजीशन में COOH आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है, और इसे हम लोग बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, अब OH है, फेनॉल है, तो फेनॉल के ऊपर सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा, तो ये तो O- बना ही देगा। अब O- है मतलब फेनॉक्साइड आयन बन गया। फेनॉक्साइड आयन मैंने बोला कि फेनॉक्साइड आयन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। अब O- से क्या इंटरेक्ट करेगा, काउंटरफिट करने के लिए सोडियम आयन आएगा। अब सोडियम किसके साथ इंटरेक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ भी इंटरेक्ट कर देगा, जो इधर है ऑक्सीजन के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है। ऑक्सीजन के साथ फिर फेनॉक्साइड आयन इधर इधर रेजोनेंस में भी जा सकता है, रेजोनेंस में घूम के ऑर्थो पोजीशन से, इस कार्बन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, क्योंकि इसके ऊपर दोनों तरफ से ऑक्सीजन खींच रहा है, फिर ऑक्सीजन के ऊपर से भी सोडियम का आयन खींच रहा है, तो ऑक्सीजन के ऊपर भी डिफिशियंसी आ रहा है, तो कार्बन से ज्यादा खींच रहा है, तो कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक नेचर बहुत हाई हो जाता है, तो फेनॉक्साइड आयन वापस ऑर्थो पोजीशन से घूम के मार देता है, अटैक कर देता है। तो बनता क्या है, इधर तो O- था ही था, मतलब ये O- था, सॉरी O- इधर अटैक कर दिया, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इधर ये जो था ये था, और इधर क्या आ गया, इधर कार्बन आ गया और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। ठीक है, फिर क्या हुआ,
फिर इधर जो हाइड्रोजन है इसको ऑक्सीजन पकड़ लेता है, जिसे हम लोग बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन ट्रांसफर, मोलिकुलर हाइड्राइड ट्रांसफर। सॉरी, ये हाइड्राइड नहीं होगा, ये प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर। हाइड्राइड मतलब H माइनस, इधर H प्लस ट्रांसफर हो रहा है, तो क्या होगा, ये होगा और इसको इधर आता है और ये ऊपर चला जाता है, फिर से O माइनस में बदल जाता है और इधर COH तो आ ही जाता है। इसके बाद हम मैंने कहा कि लास्ट स्टेप में थोड़ा सा डाइल्यूट H2SO4 देना इंपॉर्टेंट है। डाइल्यूट H2SO4 या फिर H3O प्लस को जो भी दिया है ये सेम ही होता है। तो ये क्या करेगा, ये फेनॉक्साइड आयन के ऊपर सीधा O माइनस, इधर H प्लस का सोर्स मिल जाएगा OH में, COOH। ये सीधा रिएक्शन है, इससे बन जाएगा सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, कोल्बे स्मिथ रिएक्शन में ज्यादा कुछ था नहीं। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे के, जो कि है राइमर टेमन रिएक्शन। राइमर टेमन रिएक्शन जो इंटरमीडिएट से जाता है, ये इंटरमीडिएट इंपॉर्टेंट है, जो कि है कार्बिन इंटरमीडिएट, कार्बिन इंटरमीडिएट। ठीक है, अब कार्बिन कैसे बनता है, कार्बिन बनता है कि तेरा मैंने इधर एक दिखा देता हूँ, CH3 है, CH3 के ऊपर CH3 के ऊपर तो सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा, तो ये हाइड्रोजन को पकड़ लेगा, CCl3 माइनस होगा, तो CCl3 माइनस का जब क्लोरीन निकल जाता है ना, तो ये जो बनता है ये CCl2 बनता है। और ये जब कोई मतलब जब कार्बन के पास अगर जो ग्रुप्स है उसके पास अगर लोन पेयर हो, तो ये जो कार्बन बनता है वो बनता है सिंगलेट। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर याद रख लेना ये जो बनता है ये सिंगलेट कार्बन बनता है। तो सिंगलेट कार्बन के वजह से होता क्या है, एक बार सिंगलेट कार्बन बन गया, सिंगलेट कार्बन बन गया तो ये इलेक्ट्रॉन, हाँ, और कार्बन क्या होता है, कार्बन होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो क्या होगा, फेनॉल है। अब फेनॉल क्या करेगा, घूम के सीधा इधर ऑर्थो पोजीशन से अटैक करता है, ये कार्बन के ऊपर CCl2, कार्बन के ऊपर अटैक कर दिया, ये था ऑक्सीजन, ये अटैक कर दिया कार्बन Cl इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ऑक्सीजन का लोन पेयर है। अब ये कार्बन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज इधर जो हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन को लेगा और करे, और जो एरोमेटिसिटी बैक करेगा, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्राइड H प्लस ट्रांसफर हो रहा है, इंट्रामोलिकुलर H प्लस ट्रांसफर हो रहा है, और सीधा सीधा इसके साथ क्या हो रहा है, एरोमेटिसिटी गेन, एरोमेटिसिटी गेन होता है। एरोमेटिसिटी गेन होने के बाद ये फॉर्मेशन हो गया OH और CCl2, CHCl2। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड आएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड आएगा, अटैक करेगा, नॉर्मल SN2 रिएक्शन दिखाएगा, SN2 रिएक्शन से क्लोराइड को बाहर निकाल देगा। क्लोराइड अगर बाहर निकल गया तो इसमें फॉर्मेशन क्या होगा, हाइड्रोजन हुआ, OH हुआ, OH हुआ। ठीक है, और सबको पता है कि एक एक कार्बन के ऊपर दो OH रह नहीं सकता, इधर से वाटर निकल जाता है, वाटर निकलने से फॉर्मेशन क्या होता है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। इधर OH था और इधर एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया, हाँ एल्डिहाइड फॉर्मेशन हो गया, इधर था, हाँ, ये आ गया। तो इम्पोर्टेंट क्या है, राइमर-टेमन रिएक्शन लोगो डायरेक्ट दिखा देता है, डायरेक्ट नहीं होता, कार्बन इंटरमीडिएट पहले फॉर्म होता है, कार्बन इंटरमीडिएट से। तो कोल्वे स्मिथ रिएक्शन, एक बार कोल्वे स्मिथ रिएक्शन में सैलिसाइलिक एसिड का मतलब ऑर्थो पोजीशन में COOH आ रहा था, और राइमर-टेमन रिएक्शन में ऑर्थो पोजीशन पर क्या आता है, ऑर्थो पोजीशन पर आएगा एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप आएगा। तो ये सीधी बात है, राइमर-टेमन रिएक्शन में ऑर्थो पोजीशन में एल्डिहाइड ग्रुप आ रहा है, तो इसका जो नाम है ये है सैलिसाइल्डिहाइड। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस में। विलियमसन ईथर सिंथेसिस नॉर्मल एक SN2 प्रोसेस होता है। SN2 प्रोसेस कैसे होता है, CH3OH मतलब कोई अल्कोहल होगा, ROH, इसके ऊपर सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड देने से वो हाइड्रोजन का ऊपर ले लेगा, तो RO माइनस बनेगा, RO माइनस, और उसको काउंटर फिट करेगा सोडियम आयन, तो इसके ऊपर एक R2X मतलब एक एल्किल हैलाइड, एक एल्किल हैलाइड है, तो O माइनस अटैक करता है R2 के ऊपर, X माइनस निकल जाता है, तो ROR2 हो गया। ठीक है, अब याद रख लेना ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, क्योंकि इससे तुझे ये सवाल नहीं पूछेगा, ये इससे आता क्या है क्वेश्चंस, इससे क्वेश्चंस आता है कि जो तेरा जिसके ऊपर अटैक कर रहा है, मतलब ये जो सबस्ट्रेट है
मतलब जो कि एल्किल हैलाइड होगा, ये एल्किल हैलाइड मस्ट बी 1 डिग्री, मस्ट बी प्राइमरी। अब प्राइमरी क्यों है? क्योंकि आडो माइनस जब अटैक करता है ना तो ये SN2 मैकेनिज्म से जाता है, SN2 मैकेनिज्म से जाता है। और तुझे पता है SN2 मैकेनिज्म कब फेवर्ड होता है? SN2 मैकेनिज्म तभी फेवर्ड होता है जब लेस बल्की से हो। लेस बल्की हो क्या? जहां पर अटैक होता है, मतलब इधर एल्किल हैलाइड। अगर ROH मतलब ROH ये बल्कि हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्योंकि ये तो सीधा अटैक कर रहा है, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज अटैक कर रहा है और अल्किल हैलाइड के ऊपर। तो आर, ये जो आर है ना, ये इसको मैं R1 बोल दूं, ये R1 अगर बल्कि हो गया तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये तो था एलिफेटिक ईथर, मतलब R1 और R2 दोनों एरोमेटिक नहीं है। एरोमेटिक में भी सीधा फेनॉल लिया मैंने, फेनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड देने से क्या होगा, मैंने बहुत बार बोला है, फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है, फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट होता है। फिनॉक्साइड आयन फिर से क्या हुए, सामने तो दे रहा है R2X, तो O माइनस R2 के ऊपर अटैक करेगा, SN2 मैकेनिज्म दिखाएगा, SN2 मैकेनिज्म दिखाएगा और R2X माइनस निकल जाएगा। X माइनस निकलने के बाद ये OR2, ये बन गया तेरा इथर, इथर फॉर्मेशन, ठीक है। ये याद रख लेना कि जो विलियमसन ईथर सिंथेसिस में जो तेरा एल्किल हैलाइड होना चाहिए, एल्किल हैलाइड वो प्राइमरी होना चाहिए और ज्यादा कुछ है ही नहीं। और लास्ट में जो रिएक्शन आता है, लास्ट का जो रिएक्शन है वो बहुत आसान है, ये है कपलिंग रिएक्शन का रिएजन, कपलिंग रिएक्शन। अब कपलिंग रिएक्शन में क्या है, कपलिंग रिएक्शन बहुत है। देख, अगर तुझे पता है कि बेंजीन रिंग के ऊपर अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये जब घूम के अटैक करता है, ये कहाँ से अटैक करता है, ऑर्थो पोजिशन से या फिर पैरा पोजिशन से। कपलिंग रिएक्शन हम लोग बेसिकली करते हैं डाई फॉर्मेशन के लिए। अब डाई कौन दिखाता है? डाई मतलब जिसमें एजाइड बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। अब देख इधर ये जो बना है ना N2+H, ये तुझे पता है बेल्स की मन रिएक्शन मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा है, ये डाइजेटाइजेशन रिएक्शन जैसा ही होता है। अब इधर तेरा है ये डाइजेटाइजेशन से जो बना है, ये N2+ बना हुआ है। अब इसके सामने तेरा है फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड मतलब हाँ, तेरा OH है, OH के ऊपर मतलब थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड तो दिया ही जाता है, तो इससे क्या बनता है, थोड़ा सा फिनॉक्साइड बन जाता है, ये O माइनस जाके अटैक करता है। तो इसका मान ले कि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर आया, ऑर्थो से भी अटैक कर सकता है, मगर ये जो ग्रुप है ना ये बहुत बल्की है, तो OH के बगल में अगर ऑर्थो पोजिशन में लगेगा ना तो ये मतलब थोड़ा स्टेडी रिपल्शन रह ही जाता है। तो ये फेवर करता है कि पैरा पोजिशन से अटैक करने का। तो ये इधर आता है, ये इधर जाता है, ये इधर अटैक करके इस नाइट्रोजन के ऊपर, और तो इस नाइट्रोजन का लोन पेयर सेटिस्फाई हो जाता है। तो ये आया, इस नाइट्रोजन के ऊपर सेटिस्फाई हो गया, ये डबल बॉन्ड बन गया और ये इधर से पैरा पोजिशन से अटैक किया, ठीक है। और इसके बाद इसके नेक्स्ट स्टेप में एरोमेटिसिटी गेन हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन तो पहले ऐसा था, दिखाई देता, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद फिर से इधर हाइड्रोजन है, तो वाटर आएगा, वाटर इधर से ऐसे लेगा, ये नेगेटिव चार्ज फॉर्म होगा, ये इधर जाएगा, ये फॉर्म हो जाएगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर आया, ये OH बन गया, ठीक है। ऐसा ही है NMA2 है, मतलब इधर जो भी है एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए, लोन पेयर वाला। तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, इधर आके इधर अटैक करेगा, इधर खुल के इधर लग जाएगा, तो ये फॉर्मेशन हो रहा है। अब इसके बाद ये भी फेनॉल है, ये तो सेम रिएक्शन है, हाँ। काउंटर फिट करने के लिए जो वाटर बोला ना, ये वाटर भी हो सकता है HSO4 माइनस, मतलब थोड़ा सा एक वीक बेस हो, वीक बेस की जरूरत है ये हाइड्रोजन प्रोटॉन, प्रोटॉन ट्रांसफर के लिए, प्रोटॉन ट्रांसफर के लिए एक वीक बेस का नेसेसिटी है और कुछ नहीं है। तो ये जो बन रहा है ये डाई फॉर्मेशन हो रहा है, डाई फॉर्मेशन, और इसे हम लोग बोलते हैं कपलिंग रिएक्शंस। तो यही था 11 नेम रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल फिनॉल्स और ईथर। अल्कोहल और फिनॉल्स और ईथर से इतना ज्यादा कुछ जो जो मैंने बोला इसमें, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट जो है राइमर रिएक्शन, राइमर रिएक्शन। और एल्केन्स के ऊपर मैं बोलूंगा हाइड्रोजन हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोपोरेशन इंपॉर्टेंट तो सारी है, सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ही मैंने, और ऑक्सीमार्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमार्क्यूरेशन, ये तीन चार रिएक्शन और कोल्वे स्मिथ भी।
ये 3-4 रिएक्शंस बहुत अच्छे से पढ़ लेना, बाकी जो अनइम्पोर्टेंट रिएक्शंस भी है ना, जैसे क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगता, मगर मैं फिर से ले लिया हूँ क्योंकि मतलब कर ही लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो मतलब 2 स्टेप है कि बार-बार वीडियो को देख लो या फिर एक काम करो, कॉपी लो, एक बार अच्छे से सारे को, और मैं पीडीएफ शेयर कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको कॉपी में एक बार अच्छे से लिख लो, लिख के ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो। इसको मैकेनिज़्म थोड़ा-सा याद कर लेना। जिसका मैकेनिज़्म नहीं हो रहा है, अगर समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, थोड़ा-सा एक बार देख लेना, दूसरे बहुत सारे वीडियोज़ भी है, शायद मेरे वीडियो से समझ नहीं आ रहा है, दूसरे वीडियोज़ के समझ आ जाएगा। तो एक बार रिएक्शन मैकेनिज़्म भी देख लेना। रिएक्शन मैकेनिज़्म इम्पोर्टेंट होता है, रिएक्शन मैकेनिज़्म से सीधा जो स्टेप्स होता है ना, वो स्टेप से क्वेश्चन आता है। और ये हाँ, सीधी बात है, मैकेनिज़्म से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट याद रख लेना। सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट याद रखना है, याद रखना है। ठीक है? ये याद सच में याद रखना है, क्योंकि क्या होता है क्योंकि लोगों को रिएक्शन पता होता है, मगर सबस्ट्रेट भूल जाता है, कोई प्रोडक्ट भूल जाता है। प्रोडक्ट तो फिर भी याद रखता है, मगर कौन-सी सबस्ट्रेट के ऊपर कौन-सा रिएक्शन लगता है, ये याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये याद रख लेना, और अल्कोहल फेनॉल से इधर से और कुछ ज़्यादा नेम इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शंस था भी नहीं, तो जितना था मैंने कर दिया। और जेईई मेंस, एक इम्पोर्टेंट बात सुन लेना, जेईई मेंस और नीट के लिए जो पीवाईक्यू है वो मैं जल्दी ले आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। जेईई एडवांस का जितना भी था, जेईई एडवांस वाला जितना था, आई ऑलरेडी अपलोडेड, आई ऑलरेडी अपलोडेड मैक्सिमम वीडियोस। अभी ये वीडियो तो आज ही अपलोड हो जाएगा। मैक्सिमम वीडियोस जो उसका प्रीवियस और क्वेश्चंस का था, मैंने अपलोड कर दिया। प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। और आज का वीडियो कितने इतना ही था, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करने, बेल आइकॉन दबा देना, तो उससे तुम्हारा ही फायदा होता है, मेरा नहीं। मतलब हाँ, मेरा तो ऑलरेडी फायदा है, मगर तेरा ज्यादा फायदा होगा कि डेली वीडियो देखता रहेगा। अगर पसंद आए तो मेरा वीडियोस, और शेयर कर देना। ठीक है, तो इतना ही बोलना था। और ठीक है, शायद पिछले वाला जो वीडियो था उसमें थोड़ा वॉइस वॉइस ओवर का दिक्कत आया था, उसमें मेरा गला खराब था थोड़ा। तो शायद इस वीडियो में वॉइस ओवर सही हो जाएगा, मतलब सही है थोड़ा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके भाई। और इसके बाद शॉर्ट्स नहीं, सीधा दूसरे वीडियो में जंप कर जाओ, या फिर दूसरे फिजिक्स मैथ जो भी पढ़ना है पढ़ो, या फिर नीट का बायोलॉजी पढ़ो, मगर यूट्यूब यूट्यूब मतलब इंस्टाग्राम नहीं, इंस्टाग्राम में रील्स नहीं कोई। ओके भाई।